वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं ईएमएफटी। ईएमएफटी में अभी तक हमने 4 यूनिट कवर कर ली हैं। टोटल इसमें 5 यूनिट्स हैं और लास्ट यूनिट हमारी है वेव एंड एप्लीकेशन। कहीं कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके भी यूनिट या चैप्टर का नाम दिया हुआ होगा, पर आपके सिलेबस में जो यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 5, इसका नाम है वेव एंड एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन से यहाँ लिख लो चाहे वेव एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये वाली जो यूनिट है इसमें थोड़ा बहुत किसका पार्ट भी दे रखा है, थोड़ा बहुत ये कहो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ थोड़ा सा बता रखा है और उससे आगे ही यूनिट हमारी क्या होती है फिर स्टार्ट होती है, मतलब उसी से रिलेटेड आगे चलती जाएगी यूनिट। अभी तक हमने सेकेंड यूनिट जब देखी थी उसमें क्या देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा था, और जो थर्ड और फोर्थ देखी थी उसमें हमने क्या देखा था, मैग्नेटोस्टैटिक देखा था। बेसिकली हमने मेन तो थर्ड में मैग्नेटोस्टैटिक देखा था, फोर्थ भी उससे क्या थी रिलेटेड ही थी, बस फोर्थ में लास्ट में जाकर एक जगह हमने डी वाला फॉर्मूला यूज करा था, एल बराबर v बराबर एल डी। उसके अलावा हमने हर जगह क्या पढ़ा था, मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ा था। तो कुछ जगह क्या करते हैं, जो कुछ टॉपिक है ना मैग्नेटोस्टैटिक के, जैसे वेक्टर पोटेंशियल था, स्केलर पोटेंशियल था, और हमारा वर्क का फॉर्मूला आता है, ये सब कहीं कहीं पे क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी दे देते हैं। पर कुछ यूनिट्स में क्या करते हैं, कुछ जगह वहीं पे ही देते हैं जहाँ पे जिस जगह ये हमारा क्या है दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसमें क्या डिफरेंस है, जो अभी तक हम यहाँ ये जो वाला चैप्टर है और जो पीछे पढ़े थे उसमें से क्या इसमें चेंज है कि इसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा है। देखो अभी तक हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो वहाँ चार्ज है या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, कोई भी चीज जब हम देख रहे थे या वहाँ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था, हम ये देखते थे कि जहाँ उसमें जो हमारा चार्ज होगा, जो हमारा क्या होगा चार्ज होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, वो हमारा किसका फंक्शन नहीं होगा, टाइम का फंक्शन नहीं होगा, बस किसका फंक्शन होगा, डिस्टेंस का फंक्शन होगा। इसका मतलब हमारा फील्ड था टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट का मतलब वहां टाइम क्या नहीं हो रहा था, टाइम के साथ तो वेरी नहीं हो रहा था, सिर्फ डिस्टेंस चेंज करने पर उसकी वैल्यू में क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। तो हमने सिर्फ वहां पढ़ा था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जब भी डिस्टेंस के साथ या स्पेस के साथ चेंजिंग की बात करते हैं तो वहां हम टर्म यूज करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जो चीज चेंज होती है डिस्टेंस के साथ उसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। जो पूरी डिस्टेंस पे जैसे सरफेस पे सब पूरी करंट क्या थी, करंट डेंसिटी सेम थी, तो हम क्या कहते थे, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जहां भी कुछ कुछ दूरी पे हमारी वैल्यू चेंज हो जाती थी या इतनी दूरी पे जाने के बाद वैल्यू चेंज हो जाती थी, उसे हम क्या बोलते थे, नॉन यूनिफॉर्म बोलते थे। लेकिन और मैग्नेटोस्टैटिक जब पढ़ा था वहां भी हमने क्या माना था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे बी, वहां पर भी वो मैग्नेटिक लाइन से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारे किसका फंक्शन होगा, ओनली डिस्टेंस का फंक्शन होगा, किसका फंक्शन नहीं होगा, टाइम का फंक्शन नहीं होगा। तो हमने मैग्नेटिक फोर्सेस में या मैग्नेटिक वाले चैप्टर में भी मैग्नेटोस्टैटिक में ये कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा, जब तक हम मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टैटिक्स जब तक पढ़ेंगे वो हमारा टाइम इनवेरिंग होगा, टाइम का फंक्शन नहीं होगा। टाइम के फंक्शन से मतलब है कि अगर टाइम वहां चेंज कर भी रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक तरीके से ऐसे मान लो कि टाइम का वो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, टाइम का वो फंक्शन ही नहीं है, टाइम इनवेरिंग है। ठीक, लेकिन अब ये जो हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, यहाँ हम टाइम वेरिंग फील्ड पढ़ेंगे। कौन सा फील्ड पढ़ते हैं हम यहाँ, टाइम वेरिंग। ठीक है, टाइम वेरिंग यहाँ पर फील्ड पढ़ेंगे या टाइम वेरिएंट। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, करंट निकालेंगे या कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा टाइम वेरिंग फील्ड में आएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो भी चीज हम डेरिवेट करेंगे या जो ईएमएफ की वैल्यू होगी, वो सारे डिस्टेंस का भी फंक्शन हो सकते हैं और टाइम का भी फंक्शन हो सकते हैं। इसका मतलब टाइम पे भी डिपेंड करेंगे, फंक्शन ऑफ टाइम भी होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी। तो इसलिए इस चैप्टर में जो हम मेन पढ़ेंगे वो कौन सा फील्ड पढ़ेंगे, टाइम वेरिंग फील्ड पढ़ेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो स्टार्ट करने के लिए यूज करना है टॉपिक, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक इंडक्शन, ये है फर्स्ट टॉपिक। इसीलिए कहा था कि पहले इसे पहले यूनिट का नाम या कई जगह पर ये भी लिखा होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेव, ईएम वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेव से भी ये कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है, ये वाली यूनिट का नाम कुछ बुक्स में हो सकता है या कहीं पर भी हो सकता है। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रो वाला पार्ट इलेक्ट्रिकल वाले से आ गया, मैग्नेटिक वाला पार्ट मैग्नेट वाले से आ गया, और इंडक्शन वर्ड हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसमें हमने क्या बताया था, इंडक्टर होता है और इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है एनर्जी स्टोर करने की, वो इंडक्शन थी। शॉर्ट में बताया था, सेल्फ इंडक्शन बताया था, और हमने क्या बताया था, म्यूचुअल इंडक्शन वहां पर टर्म बताई थी। तो अगर हम खाली किस वर्ड का मीनिंग समझना चाहें, इंडक्शन वर्ड का मीनिंग समझना चाहे कि इंडक्शन वर्ड होता क्या है, तो ध्यान देना कि इसमें होता क्या है इंडक्शन में। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इंडक्शन वर्ड होता है। इंडक्शन का क्या मीनिंग होता है, लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत बताया था, इतना डीपली नहीं बताया था, जितना यूजफुल था उतना बता देता, और कहा था कि ये वर्ड या मीनिंग हमने FEE फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक में भी पढ़ते हैं, और जो 11th-12th से बच्चे होंगे 11th-12th में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, डिप्लोमा वाले बच्चों ने डिप्लोमा में भी इंडक्शन वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फिर भी हम एक बार और बता देते हैं, इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रिकल के टर्म में हम बात करें, नॉर्मली भी इंडक्शन क्या होता है कि किसी दूसरे की वजह से कोई भी चीज जनरेट होनी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी, ठीक है। किसी का बातों से किसी का माइंड चेंज होना, वो भी इंडक्शन है। जैसे इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है, किसी चीज के बारे में सब बच्चों को बताने के लिए, और वो उस चीज से कुछ सीखें, ठीक है, इंस्पायर हो, वो चीज क्या होती है, हमारी इंडक्शन होती है। ऐसे इलेक्ट्रिकल में हम क्या बात करते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल में किसी दूसरे मटेरियल की वजह से या किसी दूसरे प्रोसेस की वजह से क्या जनरेट हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, जैसे मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये हमारा क्या होता है, इंडक्शन होता है। तो हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक चीज तो हमने पढ़ ली थी, हमने क्या बताया था, ऑरेस्ट्रेड एक साइंटिस्ट थे, और ऑरेस्ट्रेड ने हमें क्या बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, 1820 के आसपास की बात थी, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो होने पर हम क्या देखते हैं, उसके अराउंड में, उस कंडक्टर के आसपास एक क्या भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। तो ये भी हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक से हमने कौन सा फील्ड जनरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ऐसे ही क्या भी हो सकता है कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, हमने फिर ये सोचा कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या भी जनरेट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर जनरेट हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहां क्या भी जनरेट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो सकता है। इसी चीज को नाम दिया गया इंडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, और साथ में क्या वर्ड आ गया, इंडक्शन आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि फेराडेज थे एक साइंटिस्ट, जब 1820 में ये चीज डिस्कवर हुई कि अच्छा
किसी करंट करेंट कंडक्टर है और उसमें क्या जनरेट होता है, आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट रहता है। तो उसी टाइम पे हमारे क्या भी आए थे, और साइंटिस्ट भी आए। उन और साइंटिस्ट ने भी इसमें रिसर्च करी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके अगर ऐसी चीज जनरेट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी किसी ना किसी तरीके से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने क्या करी थी, डिस्कवरीज करी थी, अलग अलग लॉज बताए थे। ठीक, तो इसी में ही एक हमारे साइंटिस्ट क्या थे, फेराडे थे। फेराडे ने क्या चीज यहाँ पर बताई कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, फेराडे की बात बता रहे हैं कि फेराडे ने क्या बताई, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कहीं पे क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, ये लाइन सी तो है मैग्नेटिक लाइन, ये हमारी कौन से पोल से कौन से पोल की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ही तो जाती है हमारी मैग्नेटिक लाइंस। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई कंडक्टर रख दें, अभी हम कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहे थे तब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, अब हम क्या कह रहे हैं कि कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम क्या कर दें, कोई कंडक्टर रख दें, कंडक्टर कॉइल कुछ भी चीज कह सकते हैं कि हमने इस तरीके से इसमें क्या रखा, कोई कंडक्टर रख दिया। तो अगर हम क्या देखते हैं कि जब तक इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, यहाँ पर इस कंडक्टर को रखने पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की चेंज कर दें किसी तरीके से भी, इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर हम कोई भी एक मेथड लगाकर ये मैग्नेटिक फील्ड बदल दें, या तो नॉर्थ और साउथ को इधर से इधर घुमा दो, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, अगली बार इसे रोटेट करके इधर लिया, साउथ इधर कर दो नॉर्थ इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन अभी नॉर्थ से साउथ इधर जा रही है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन नॉर्थ से साउथ इधर जाएंगी। या किसी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है इन्हें कम ज्यादा कर दें, हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को कभी ज्यादा जा रही है कभी कम कर दें, कभी कम जा रही है कभी ज्यादा कर दें, ऐसे इसका मतलब इंटेंसिटी इसकी बढ़ा दे घटा दे किसी भी तरीके से, ठीक है। या फिर हम ये जो कॉइल रखी हुई है, इस कॉइल का एरिया कभी घटा दे कभी बढ़ा दे, सेम मैग्नेटिक लाइन जो इसके अंदर से जा रही है कभी ज्यादा लाइन जाए कभी कम लाइन जाए, तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कम ज्यादा होंगी, मतलब फ्लक्स में चेंज आएगा। तो यहाँ पर फेराडे ने ये कहा कि अगर कोई कंडक्टर किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर कोई कंडक्टर हमारा किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहो या चेंजिंग फ्लक्स कहो, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B फाई इजिकल्स टू बी ए या फाई इजिकल्स टू बी ए कॉस थीटा, और यहाँ हमारा किस में भी होता है, इंटीग्रल फॉर्म में भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए फाई इजिकल्स टू बी डॉट डी एस भी हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड चेंज, बी की फाई की वैल्यू भी चेंज, मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इज फाई। तो अगर हम अपने किसी कंडक्टर को किस में रख रहे हैं, किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, इस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, चेंजिंग फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कंडक्टर में एक क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और अगर ये हमारा कंडक्टर की सरफेस कैसी है, क्लोज है, अगर इस कंडक्टर की सरफेस कैसी है, क्लोज है, तो उसमें एक क्या भी प्रोड्यूस होने लगती है, इंड्यूस करंट भी उसमें फ्लो होने लगती है। पर फेराडे का जो फर्स्ट लॉ है, वो फर्स्ट लॉ सबसे सिंपल यही कहता है कि अगर हम अपने कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या हमारा कंडक्टर के आसपास फ्लक्स की वैल्यू में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो उस कंडक्टर में एक क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ये लॉ सबने ही पढ़ा हुआ होगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने ये लॉ ना पढ़ा हुआ हो। तो फेराडेज लॉ जो फर्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ को हम किससे डिनोट कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। या इसे हम किससे डिफाइन भी कर सकते हैं, खाली ईएमएफ लिख दो, या वोल्टेज की तरह टर्म में लिखनी है तो वीईएमएफ लिख दो, कोई भी जो जिसको जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हो वैसे रिप्रेजेंट कर देना। तो ये हमारा क्या कहता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो हमारा किसकी प्रोपोर्शनल होता है, वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है जितना फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब हमने क्या कहा, ये कौन से फील्ड की बात करेंगे हम, टाइम वेरिंग,
यहाँ पर क्या चीज हमें याद रखनी है, कौन से फील्ड की हम बात कर रहे हैं, टाइम वेरिंग है अब ये वाला फील्ड। कैसा है, अब यहाँ पे हम टाइम इनवेरिएंट की बात नहीं कर रहे, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम वेरिंग की, टाइम वेरिंग फील्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, या जहाँ फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, वहां पर एक क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए वी ईएमएफ इज इक्वल्स टू, हम कितना कहते हैं, डिफाई बाय dt कहते हैं। या फिर अभी इस लॉ को हम फर्स्ट और सेकंड, वैसे फैराडे ने 2 लॉज दिए थे। कैसे दिए थे, एक फर्स्ट लॉ दिया था और एक सेकंड लॉ दिया था। हम डायरेक्टली दोनों लॉ को क्या करते हैं, साथ में ही लिख लेते हैं, वी EMF इज इक्वल्स टू डिफाई बाय dt। या ये कह देते हैं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड लॉ में चेंज करना चाहूँ तो फर्स्ट और सेकंड लॉ में चेंज करके हम ऐसे भी बता देते हैं कि किसी कंडक्टर में फ्लक्स में जो चेंज होता है वो ईएमएफ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम वी को प्रोपोर्शनल कर देते हैं phi 2 माइनस phi 1 के। और सेकंड उन्होंने क्या कहा था कि ये जो फ्लक्स परिवर्तन होता है इसमें, इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, वो हमारे इंड्यूस वोल्टेज के बराबर होता है। जितना मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। अब देखो यहाँ टाइम की बात आ गई ना, यहाँ टाइम की बात आ गई, इसका मतलब ये कैसा फील्ड है, टाइम वेरिंग है, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर ये हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ बदल रहा है, तो हम इसे कौन सा कहेंगे, टाइम वेरिंग। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले की बात नहीं हो रही, यहाँ किसकी बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात यहाँ पर नहीं हो रही। बस अगर लेकिन कंडक्टर है और कंडक्टर में जो करंट फ्लो हुई है और सिर्फ कंडक्टर की बात करें तो उसमें तो अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, लेकिन अगर बाहर की बात करें तो वहां पर क्या है, इलेक्ट्रो डायनामिक, मतलब टाइम वेरिंग। डायनामिक क्यों, क्योंकि यहाँ ये चीज घूम रही है, यहाँ पर कंडक्टर के अक्रॉस जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो वी एएमएफ इक्वल्स टू कितना होता है, डिफाई बाई dt। यहाँ एक साइन हमारा किसका होता है, माइनस का भी साइन होता है, लेकिन ये जो माइनस साइन है ये हमें किसने बताया, ये लेंज लॉ ने दिया। वी ईएमएफ इक्वल्स टू इतना आ गया हमारा डी फाई बाई dt। लेकिन यहाँ लेंज लॉ भी एक चीज बताई कि अच्छा ये जो ईएमएफ होता है ये फ्लक्स चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम के अपोजिट होता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लेंज, लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेंज ने ये बताया कि जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईएमएफ प्रोड्यूस बोलो या इंड्यूस, क्योंकि वो उसमें इंड्यूस हुआ, किसकी वजह से हुआ, डी फाई। तो कहा था इंडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे की वजह से, किसी प्रोसेस के थ्रू अपने अंदर क्या प्रोड्यूस होना, ईएमएफ प्रोड्यूस होना इंडक्शन कहलाता है। अगर कोई इंडक्शन पूछे इंडक्शन क्या होता है, ये पहले भी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंडक्शन होता है किसी अदर क्वांटिटी, किसी दूसरे की वजह से अपने में ईएमएफ को प्रोड्यूस करना, ईएमएफ का इंड्यूस होना हमारा क्या होता है, ईएमएफ कहलाता है। अब हमने क्या कहा, लेंज ने क्या चीज बताई कि ये जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है ये अपोज करता है किसका, जिसने इसे जनरेट करा है, जिसकी वजह से ये इंड्यूस हुआ है, जनरेट हुआ है, ये उसी का क्या करता है, अपोज करता है। ये हमें लेंज ने बताया। तो इसका मतलब ये किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, फ्लक्स की किसकी वजह से, चेंज होने की वजह से ये इंड्यूस हुआ है। इसलिए ये किसके बराबर होता है, डी फाई के निगेटिव के बराबर ये वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ क्यों हुआ, जब फ्लक्स बदला तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो इसलिए ये इसी फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा, अपने जनरेट होने का, अपने बनने का, अपने इंड्यूस होने का ये क्या करता है, अपोज करता है। और अगर किसी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और सर्किट हमारा कैसा है, क्लोज है, ये सर्किट हमारा कैसा है, क्लोज है ना, तो इसमें क्या भी फ्लो होनी शुरू हो जाती है, करंट फ्लो होनी भी इसमें शुरू हो जाती है अकॉर्डिंग टू फील्ड, फील्ड से। वो हम देखते हैं कि फील्ड अच्छा ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। अच्छा फील्ड अगर ऐसे जाता तो करंट की डायरेक्शन कैसी होती, वैसे होती। तो अभी फील्ड ऐसे आ रहा है तो हमने करंट की डायरेक्शन कहाँ को बनाई है, बाहर की तरफ यहाँ पर बनाई है। तो थंब रूल से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन यहाँ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां भी सर्किट क्लोज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट इंड्यूस होगा, और हमेशा पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर सर्किट वो देखेगा अच्छा क्लोज है
तो वो इलेक्ट्रॉन और होल को उसके अक्रॉस क्या भी कर सकता है, फ्लो भी करा सकता है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो माइनस साइन है ना, ये हमें ये भी बताता है कि जो इसके अंदर करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जब इसने बता दिया कि फ्लक्स का विरोध कर रहा है, कि जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब फ्लक्स जो है, फ्लक्स से हमें किसकी डायरेक्शन मिल जाती है, करंट की डायरेक्शन मिल जाती है। तो हम ये भी कह देते हैं कि ये हमें किसकी डायरेक्शन भी बताता है, करंट की डायरेक्शन को भी बताने का काम करता है। चाहे करंट की डायरेक्शन यहाँ से निकाल लो, चाहे करंट की डायरेक्शन यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इनसे VEMF जो EMF इंड्यूस हुआ उसको बता दिया कि मेन वाले का जस्ट अपोजिट होगा, तो वहां से हमें करंट की भी क्या मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो पहले EMF इंड्यूस होता है, उसके बाद हमारी क्या होती है, करंट इंड्यूस होती है। करंट तभी इंड्यूस होगी अगर सर्किट क्लोज है, अगर सर्किट ओपन है तो करंट इंड्यूस नहीं होगी, लेकिन EMF इंड्यूस हो जाता है ओपन में भी। दो टर्मिनल होंगे उनके बीच हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर कंडक्टर रखा है लेकिन कंडक्टर ऐसे ओपन है, तो इन टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें सर्किट में करंट फ्लो करानी है तो इसे किसी भी मीडियम से हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा। अब देखो कितने मेथड हम पे हैं फ्लक्स चेंज कराने के। हमने क्या कहा, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, BA cos थीटा होता है। फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, BA cos थीटा होता है ना, कि जितने भी कंडक्टर से जाने वाली क्या है, लाइंस है। अगर ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर से कितनी लाइन है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है कंडक्टर से, उनके बीच में एंगल क्या है। जरूरी थोड़ी है कंडक्टर बिल्कुल 90 डिग्री हो, टिल्ट भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो जिस हिसाब से कंडक्टर और मैग्नेटिक लाइंस और एरिया मतलब ये जो लूप कंडक्टर रखा हुआ है, इसके एरिया और मैग्नेटिक लाइंस में जो एंगल होगा वही हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये तो हमारा किसके लिए है, अगर हमारा फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं। अगर हमारा फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, V.ds। बात एक ही होती है, ds क्या है, एरिया ही तो है, और ये एरिया की टर्म में ही यहाँ पर हमने इसे भी क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो हमारा किसी भी तरीके का सर्किट हो, हम क्या निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो फाई है डिपेंड कर रहा है B पे, A पे, थीटा पे, B पे, A पे, थीटा पे। इसका मतलब अगर मैं मैग्नेटिक लाइंस की चाहे डायरेक्शन बदल दूं, चाहे इसकी वैल्यू कम या ज्यादा करूं, अगर ये कंडक्टर का एरिया भी मैंने कांस्टेंट रखा है, ना कंडक्टर घुमा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, कंडक्टर बिल्कुल फिक्स रखा है, और इसके अक्रॉस अगर मैं मैग्नेटिक लाइंस को क्या करूँ, कम या ज्यादा करूँ। और कम या ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस कैसे होंगी, हमारी मैग्नेटिक लाइंस जो है ये कम या ज्यादा कैसे हो सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा के या बढ़ा के। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को B को चेंज कर रही हूँ तो मेरा क्या चेंज होगा, फाई चेंज होगा। फाई चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, EMF इंड्यूस होगी, EMF इंड्यूस होगी तो करंट इंड्यूस होगा। सेकंड चीज, अगर अब मैंने B को तो ऐसे ही रखा, लेकिन एक टर्म यहाँ पर आती है B, अगर EMF का फॉर्मूला पढ़ा होगा BLV की टर्म में, तो अगर यहाँ पे मैं अपने कंडक्टर की वेलोसिटी चेंज कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, टाइम वेरिंग फील्ड में रखा है, वेलोसिटी चेंज कर रही हूँ, तो वेलोसिटी चेंज करने पर भी क्या होगा, इसकी वैल्यू वेलोसिटी चेंज करने पर भी क्या होगा, तो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर आ सकते हैं। फिर अगर मैं चेंज कर रही हूँ क्या, एरिया, वेलोसिटी चेंज करना मतलब फ्लक्स को जल्दी जल्दी काटना, धीरे धीरे काटना, तो टाइम के साथ फ्लक्स का चेंजिंग आ गया ना वेलोसिटी से, ये चीज बताइए। फिर है एरिया, अगर अब मैं इसका एरिया क्या कर दूं, घटा दूं पहले से, तो पहले लाइंस देखो एरिया से ज्यादा निकल रही थी, अब जो इसे लाइंस कट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो पहले से क्या करेंगी, कम कट करेंगे। मान लो इस वाली को तो ये वाली लाइन भी कट कर रही थी ना, ये वाली भी कर रही थी, लेकिन इस वाले को सिर्फ ये बीच की 4 लाइन कट करनी है। तो यहाँ भी एरिया के चेंज करने पर हमने क्या देखा, फ्लक्स की वैल्यू जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं एरिया से वो क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं, तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलो, या एरिया चेंज करो, या एंगल थीटा। एंगल थीटा का क्या मतलब है, अगर मैं इस सरफेस को, ये जो मेरी मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, इससे टिल्ट कर दूं 90 डिग्री, अगर मैं यहाँ पर कर दूंगी तो 0 आ जाएगा। पैरेलली अगर मैं इसे कर दूंगी एक दूसरे के तो क्या आ जाएगा, हाईएस्ट आ जाएगा BA। लेकिन फिर मैं जैसे धीरे 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 30, 40, 50, 60 अलग अलग करूंगी तो मेरा फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी,
चेंज होगी। तो अगर मैं एंगल को भी चेंज करती हूँ तो भी मेरा फ्लक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब बस मुझे क्या बदलना है, फ्लक्स बदलना है, मेरा क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये मेरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स। फ्लक्स मेरा किस पे डिपेंड करता है, बी पे, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, एरिया ऑफ अ कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर, एंगल बिटवीन सरफेस एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ कंडक्टर, इन सब चीजों पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक, चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हो। इसका एक एग्जांपल है जनरेटर। मशीन में हम पढ़ते हैं ना जनरेटर का प्रिंसिपल, कि अगर दो मैग्नेट है, बीच में मेरा ये वायर कंडक्टर है, कॉइल जिसे हम बोलते हैं ना, कॉइल लपेट रखी होती है। अगर मैं कॉइल को ऐसे घुमाऊं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को घुमाऊं, या मैं कॉइल को ऐसे घुमा रही हूँ, बार 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 कॉइल घुमा रही हूँ, तो जब कॉइल घूमेंगी और मैग्नेटिक लाइन जा रही है तो वो हर कॉइल में बार बार फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा ना। तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब ये गोल 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 घूम रही है, जब ये गोल 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 घूम रही है, तो ये क्या बदल रही है, बार बार ये एक्सिस से अपना एंगल ही तो बदल रही है। वो कॉइल बार बार एक्सिस से अपना क्या बदल रही है, एंगल। एरिया तो उतना ही है, क्योंकि जितना फ्लक्स पहले जो एरिया काट रहा था अभी भी उतना ही एरिया काट रहा है, लेकिन वो एंगल तो अपना बार बार घूम घूम के क्या कर रही है, चेंज कर रही है। और जिस पोर्शन को पहले जो फ्लक्स काट रहा था, अगली बार उस पोर्शन को दूसरा वाला फ्लक्स काटेगा, लेकिन एंगल बार बार चेंज हो ही रहा है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसलिए ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो जनरेटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ पे ही हमारे ये जनरेटर मोटर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। फैराडेज लॉ पर ही हमारे जनरेटर मोटर क्या करते हैं, सारे के सारे वर्क करते हैं। और यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, थंब रूल की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूस ईएमएफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। बल्कि हम यहाँ पे रूल कौन से भी लगाते हैं, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। राइट हैंड रूल हम जनरेटर के लिए यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल हम किसके लिए यूज करते हैं, मोटर के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया फैराडेज लॉ। और फैराडेज लॉ से हमने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया, इंडक्शन के बारे में मेन हमने बताया। इंडक्शन अब हमने पहले भी कहा था कितने टाइप का होता है, या तो सेल्फ इंडक्शन होता है, या हमारा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। अगर सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन, ये तो पिछले वाले चैप्टर में लिखना था, बल्कि एग्जाम में ऐसे चाहिए नहीं, इसकी बस डेफिनेशन वगैरह अगर आ जाएगी तो आएगी, कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं आती। सेल्फ इंडक्शन की अगर बात करें तो सेल्फ इंडक्शन ऐसे होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है, ये मान लो ट्रांसफॉर्मर की कॉइल है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर की कॉइल है, कोई कॉइल रखी। अब इसमें मैंने क्या करा, एसी सप्लाई दी या फिर एक स्विच लगा दिया और सप्लाई दी डीसी। ये एक कॉइल ले ली और किसी लोहे के उस पे मैंने एक तार लपेट दिया और उस तार पे एक यहाँ स्विच लगा के एक डीसी सप्लाई दी। अब डीसी का जो करंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो इससे जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैं इस स्विच को बंद कर दूं, अगर मैं इस स्विच को क्या कर दूं, बंद कर दूं, तो इस डीसी से जाने वाला जो मेरा क्या होगा, करंट होगा, वो इस कॉइल में कैसा होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर किसी कॉइल में करंट एक सा है, अगर किसी कॉइल में करंट एक सा फ्लो कर रहा है, या उसमें सप्लाई कैसी है, सेम फ्लक्स है, सेम मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो मैग्नेट ले लो, या तो मैग्नेट लो। अगर मैग्नेट नहीं ले रहे तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से बनता है ना, और स्टेट ने बताया था, तो मैंने यहाँ बस वही करा है, करंट फ्लो कराई, और करंट फ्लो कराने पे मुझे पता है कि कॉइल में जो करंट जा रही होगी वो सेम जा रही है। जब सेम करंट जा रही है तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो भी कैसा होगा, हर बार सेम होगा। तो इस कंडीशन में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, इस चीज को याद रखना। अगर फ्लक्स बदल नहीं रहा है, मान लो फ्लक्स बदल रहा था और एकदम से थोड़ी देर के लिए रुक गया, फ्लक्स तुमने 5 मिनट तो बदला, 5 मिनट के बाद तुम रुक गए, अब फ्लक्स नहीं बदल रहे हो, किसी भी तरीके से घुमा नहीं रहे हो कॉइल को या मैग्नेटिक फील्ड को, तो भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। याद रखना, ईएमएफ अगर एक बार इंड्यूस हो रहा है वो तब तक ही इंड्यूस होगा जब तक फ्लक्स चेंजिंग होगी। अगर फ्लक्स किसी भी टाइम पर चेंज होना रुक जाती है और कांस्टेंट हो जाती है, देन नो ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस इन द सेक्शन। तब यहाँ पर कोई भी ईएमएफ क्या नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ डीसी अगर मैं दे दूं और जोड़ दूं स्विच को, तो इसमें कोई ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर मैं इस स्विच को बार बार ओपन एंड क्लोज करूं,
कभी मैं क्लोज कर रही हूँ स्विच, कभी ओपन कर रही हूँ, कभी क्लोज कर रही हूँ, कभी ओपन कर रही हूँ, तो क्या होगा इस कॉइल में, कभी तो करंट जाएगी, कभी नहीं जाएगी, कभी जाएगी, कभी नहीं जाएगी, कभी जाएगी, कभी नहीं जाएगी। तो इससे क्या होगा, इस कॉइल को क्या महसूस होगा, बार बार फ्लक्स बदलता हुआ दिखेगा या नहीं, कभी 10 टेस्ला, कभी 0, कभी 10, कभी 0, कभी 10, कभी 0, कभी 10, कभी 0, तो 10 - 0, और टाइम 0 से 1 सेकेंड लग रहा है मान लो स्विच को ऑन ऑफ करने में, तो टाइम के साथ चेंज हुआ फ्लक्स। तो यही हमारा होता है, इसके अंदर अब क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके इसमें फ्लक्स चेंज कर रही हूँ, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, देखो खुद कॉइल है, खुद में सप्लाई से करंट आ रहा है, और अपनी सप्लाई से अपने अंदर ही ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, और ये ईएमएफ किसका अपोज करेगा, इसके अंदर ये जो करंट फ्लो हो रही है ना इसकी वजह से, इसी का ही अपोज करेगा। इसका अपोज करना मतलब इसकी जो ईएमएफ होगी इस वाली वजह से जो फ्लक्स होगी उसकी उल्टी होगी, तो जो करंट इंड्यूस होगी वो भी जस्ट इसकी क्या होगी, अपोजिट। अगर इसकी करंट नीचे आ रही है, इंड्यूस करंट इसको अपोज करेगी, ऊपर की तरफ फ्लो होने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस कॉइल में, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो अपोज करेगा जिससे प्रोड्यूस हुआ, और क्योंकि ये अपनी ही कॉइल में, अपनी ही वजह से, अपनी कॉइल में मतलब उसी कॉइल में उसी करंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो ऐसे ईएमएफ को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, ट्रांसफार्मर। तो अगर स्विच को तो कौन बार बार ऑन ऑफ करेगा, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए हमें किसी को बिठाना पड़ेगा, और ऐसे बार बार कोई कब तक ऑन ऑफ करता रहेगा, स्विच ही खराब हो जाएगा, स्प्रिंग खराब हो जाएगी, या शॉर्ट स्पार्किंग वगैरह से हीट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो मैं स्विच हटा के यहाँ क्या जोड़ देती हूँ, एक एसी सप्लाई जोड़ देती हूँ। अगर मैंने स्विच हटाया और एक स्विच की जगह यहाँ पर क्या जोड़ दिया, एसी सप्लाई जोड़ दिया, तो अब ये एसी सप्लाई क्या बता रही है, एसी सप्लाई तो बार बार कैसी होती है, चेंजिंग होती है ना। इसका मतलब एसी सप्लाई में जो करंट होती है वो बार बार बदलती है, करंट बदल रही है, ईएमएफ चेंज होता है, करंट बदल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बार बार बदलेगा। तो यहाँ पर अगर एसी दूंगी तो अपने आप ही क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, अपने आप ही यहाँ क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। ये होता है सेल्फ इंडक्शन, एंड इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में जो करंट प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो इसी एक्शन से होता है। कौन सा एक्शन, सेल्फ इंडक्शन की वजह से होता है। अब अगर मैं ट्रांसफॉर्मर का कंप्लीट एक्शन समझाने की कोशिश करूं, इसका मतलब, या म्यूचुअल इंडक्टेंस समझाने की करूं, ये तो हमारा क्या था, सेल्फ। अगर मैं बात करती हूँ म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का क्या फॉर्मूला बोला था, L = 5/I। यही तो था, हेनरीज की क्या थी, यूनिट थी। अब अगर मैं बात किसकी करती हूँ, म्यूचुअल इंडक्शन की करती हूँ, तो म्यूचुअल इंडक्शन मेरा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में अगर यहाँ एक कॉइल रखी है और यहाँ कोई दूसरी कॉइल रखी है, और मैंने इस कॉइल में क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो मैं क्या देखती हूँ, यहाँ पर एसी देने पर इसके चारों तरफ क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, और उस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट भी फ्लो होने लगती है। इसमें एक ईएमएफ इसकी वजह से क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई, और अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जितना इसने सप्लाई दी उतनी ही इसने भी क्या कर ली, ईएमएफ अपने अंदर प्रोड्यूस कर ली। क्योंकि अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत कम रेजिस्टेंस है, तो जितनी यहाँ से सप्लाई आ रही है वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इसे दे रही है। तो अगर दोनों तरफ करंट की वैल्यू बराबर है तो यहाँ भी बिल्कुल उतना ही ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर इसका सेल्फ इंडक्शन होगा कि इसकी वजह से भी चारों तरफ इसका क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब इसमें करंट फ्लो कर रही है तो करंट की वजह से इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसके आसपास अगर कोई कॉइल रखी है जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, कोई कॉइल यहाँ रख दो तो बात नहीं चलेगा, कॉइल कहाँ होनी चाहिए, इसके आसपास होनी चाहिए। तो अगर इसके आसपास कोई कॉइल रखी है और उसका मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है इसको भी कट कर रही है, तो ये वाली कॉइल भी कैसा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये वाली जो कॉइल है ये भी कैसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखेगी, ये भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर देखती है या फील करती है कि अच्छा यहाँ से तो कोई फ्लक्स है और बार बार क्या हो रहा है, मेरी कॉइल में से जा रहा है और बार बार चेंज हो रहा है। तो जब यहाँ पे फ्लक्स बार बार बदलेगा तो इसमें भी एक क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है।
लेकिन इसमें जो कॉइल ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है ना, इसमें फ्लो होने वाली करंट की वजह से इसमें क्या हुआ है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है। और ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने इसमें इस कॉइल को क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है, और उस पर क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इंडिकेशन देता है ना। तो जैसे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा गैल्वेनोमीटर क्या करने लगता है, हिलने लगता है, जो हमें क्या बताता है कि इसके अंदर भी करंट क्या हो गई है, इंड्यूस हो गई है। ईएमएफ इंड्यूस हुआ, सर्किट शॉर्ट है, क्या भी इंड्यूस हो जाएगा, करंट भी इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगी। तो ये वाला जो इंडक्शन होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन का भी जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, पाई 1 2, अगर 1 की वजह से 2 पे निकाल रहे हैं, 2 की वजह से 1 पे निकाल रहे हैं, तो हमारा हो जाता है M21 इज इक्वल्स टू पाई 2/M21। कि यहाँ पर भी जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इसकी करंट, जो इसमें करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से इसमें भी क्या इंड्यूस हो गया, एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो जो इसमें करंट फ्लो करी थी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस। अब जब इसमें करंट फ्लो हो जाएगा तो इसका भी अपना क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स यहाँ पर भी इसका होगा, और वो भी क्या करेगा, पहले वाले में कुछ ना कुछ ईएमएफ क्या कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन भी इसकी तरह है, किसके प्रोपोर्शनल है, फाई के ही प्रोपोर्शनल है, और एम बराबर भी हम फाई अपॉन आई कहते हैं। बस अंतर क्या है, यहाँ तो दोनों 1 1 अपने अपने वाले ही होते हैं, यहाँ जो फ्लक्स या कोई भी चीज होगी वो क्या होगी, अपनी अपनी वाली होगी। लेकिन यहाँ पर फ्लक्स और करंट क्या रहती है, अपोजिट अपोजिट रहती है। जो उसमें करंट प्रोड्यूस हुई वो अपनी रहेगी, और जो फ्लक्स रहेगा वो क्या है, जिसका उसने कट करा वो वाला फ्लक्स यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये हमारा क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर का कंप्लीट एक्शन है। ये ट्रांसफॉर्मर की एक साइड प्राइमरी कह दो क्योंकि सोर्स की तरफ जोड़ा है, ये लोड की तरफ होगी तो सेकेंडरी कह सकते हो। तो एक प्राइमरी साइड होती है, एक सेकेंडरी साइड होती है। ये ईएमएफ को क्या करती है, इंड्यूस इस तरीके से कर लेती है। तो यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मर एक्शन को भी अच्छे से समझा दिया। तो फेराडेज लॉ ही जनरेटर मोटर में यूज होता है, फेराडेज लॉ ही हमारा किस में भी यूज हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ ही हमारा किस में भी यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर में भी यूज होता है। तो यहाँ हमने आपको क्या एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फेराडे लॉ के बारे में यहाँ पर हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर बात करते हैं, हमने क्या कहा कि जो ईएमएफ होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, माइनस d∅/dt। यही चीज तो कही थी कि ईएमएफ जो हमारा बराबर होता है वो किसके होता है, माइनस d∅/dt। अब मैंने क्या कहा कि जनरेटर बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी कॉइल लेते हैं ना, कॉइल लपेटते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बहुत सारी कॉइल लपेटते हैं। और जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें जो फ्लक्स चेंज हुआ वो d∅ था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉइल ले लूँ बहुत सारी, तो अब वो सारा फ्लक्स कॉइल को भी तो कट करेगा, और कॉइल में घटा दूं या बढ़ा दूं तो उसका लेंथ एरिया कोई भी चीज का हो वो क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा हो जाएगी, तो भी फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका मतलब फ्लक्स तो हमारा किस पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ वायर, वायर का, या फिर मतलब जो एरिया है उस पर भी डिपेंड कर रहा है ना। अगर मैं वायर को पतला बनाऊं या मोटा बनाऊं, ज्यादा टर्न करूं या कम टर्न करूं, तो भी मेरा फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, ज्यादा टर्न होंगे ज्यादा फ्लक्स कटेगा, उतने ही एरिया में ज्यादा टर्न होंगे ज्यादा फ्लक्स कटेगा, कम टर्न होंगे तो कम फ्लक्स कटेगा। तो यहाँ पर हम क्या भी लिख सकते हैं, इस जगह पर हम क्या भी लिखते हैं इस वाले लॉ को, कि ये किसके भी बराबर होता है, n d∅/dt। या ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, जो फ्लक्स लिंकेज है उसके उस पर डिपेंड करता है। मैंने फ्लक्स बोल दिया, पर यहाँ पर हम जो टर्म कहीं कहीं स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं ऐसे। तो उस कंडीशन में मेरा जो VRMS की वैल्यू आएगी, सॉरी VEMF की वैल्यू आएगी, ये भी EMF है, जो बोल रही होंगी हो सकता है वो लिख दिया, मुझे भी नहीं पता क्या लिखा था। तो VEMF हमारा किसके बराबर होता है, माइनस d∅/dt। और साई बराबर हमारा यहाँ पर होता क्या है, अगर साई की बात करें, साई मेरा n∅ होता है ना, तो मैं साई को उठाऊं और यहाँ n∅ रख दूं, तो माइनस n∅/dt। और n मेरा कांस्टेंट है, अगर एक बार कॉइल बना दी तो नंबर ऑफ टर्न फिक्स हो जाएंगे ना,
तो मैं यहाँ पर कितना लिख देती हूँ, -n डिवाइड बाय dt। तो चाहे ये लिख लो, चाहे इस तरीके से यहाँ पर लिख लो, दोनों तरीके समझाने के हमारे क्या होते हैं, सही होते हैं। तो ये मेरा किसका लॉ हो गया, ये मेरा हो गया फैराडेज लॉ। अब हमने कुछ लॉ पहले पढ़े थे, उन लॉ को यहाँ देखेंगे, उससे अपना फैराडेज लॉ और अपने नए नए टाइम वेरिंग फील्ड के कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे या डेवलप करेंगे कि अच्छा अगर टाइम वेरिंग फील्ड हो जाए तो पीछे जितने हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं उन फॉर्मूलोज में हमारा क्या क्या चेंज हो जाता है, ये सब हम क्या करेंगे अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, एक फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था ई डॉट डी एल का, एक फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था वो किसका था, ई डॉट डी एल का फॉर्मूला पढ़ा था। और ई डॉट डी एल में हम फॉर्मूले में क्या चीज पढ़ते हैं, ई डॉट डी एल में हम फॉर्मूले में क्या चीज पढ़ते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कंजर्वेटिव होता है। अगर क्लोज पाथ है तो जिस पाथ से हम जा रहे हैं और किसी दूसरे पाथ से आ रहे हैं, अगर ओवरऑल उस पाथ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू हमारी हमेशा कितनी आती है, 0 आती है। पाथ में बस पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं, पॉइंट वही दो है, सर्किट हमारा क्लोज है, तो ओवरऑल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हमेशा हमारा कितना आएगा, 0। तो हमने कंजर्वेटिव बोल दिया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को। लेकिन यहाँ पर अब हमारा फील्ड क्या है, टाइम वेरिंग फील्ड है। तो टाइम वेरिंग की फील्ड में हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो टाइम वेरिंग फील्ड के लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं। अब हमने क्या देखा कि हमारा जो ईएमएफ है वो हमारा किसके बराबर है, एन डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। जबकि हमें एक फॉर्मूला और पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, ई डॉट डी एल का। जो हमारा ई डॉट डी एल होता है वो यही तो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये ईएमएफ यहाँ पर कितना प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर ये जो ईएमएफ है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वही तो यहाँ पर ये बताता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं ई डॉट डी एल वाली चीज यहाँ दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में था, ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा किस में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में था। लेकिन जब यहाँ पर हम टाइम वेरिंग फील्ड लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, टाइम वेरिंग फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ जरूर आता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर अगर कोई कंडक्टर रखा है या कोई फ्लक्स अगर चेंज नहीं हो रहा है तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर कितना हो जाता है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर की सरफेस पे हमारा क्या रहता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रहता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम क्या कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह रहता है, हर पॉइंट पे हर जगह रहता है, चाहे किसी चीज के अंदर हो, मतलब कि कोई सरफेस थी, सरफेस के अंदर हो, सरफेस के बाहर हो, और चार्ज हमारा लेकिन सिर्फ सरफेस के अंदर वाला देखते थे, लेकिन चाहे सरफेस के अंदर हो सरफेस के बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या रहता है, सेम यूनिफॉर्म ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जब ये केस देखा हमने कंडक्टर वाला, तो कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ कहेंगे कि अंदर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो इसलिए हम वहां पर तो ई डॉट डी एल इजिकल्स टू कितना लिखते थे, 0। लेकिन यहाँ पर ई डॉट डी एल हमारा कितना नहीं होता, 0 नहीं होता, क्योंकि बाहर 0 है, अंदर कोई ना कोई ईएमएफ जरूर प्रोड्यूस होता है। तो ई डॉट डी एल हम किसके बराबर कह देते हैं, जितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसके बराबर हम ई डॉट डी एल ईएमएफ की वैल्यू को यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। ये चीज बस यहाँ पे याद रखना कि अगर हमारा कैसा फील्ड है, टाइम वेरिंग फील्ड है या फैराडेज लॉ लग रहा है, ये सब अब हटा दो यहाँ से, ये याद रखना, अभी यूज होगा ये वाला फॉर्मूला। और टाइम वेरिंग फील्ड या फैराडेज लॉ के लिए कि जो हमारा ई डॉट डी एल है वो क्या नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। इसलिए हम यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव।
कैसा है यहाँ हमारा फील्ड, यहाँ हमारा फील्ड है नॉन कंजर्वेटिव, किसमें, या तो फेराडेज लॉ में कहो या फिर हम किसमें कहेंगे, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रो फील्ड में। तो टाइम वेरिड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एल के बराबर होता है। और ये वाला जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये हमारा क्या रहता है, नॉन कंजर्वेटिव यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये चीज क्या करी हमने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर 2-3 लॉ लगाते चलो। ये लिख सकते हैं ई डॉट डी एल में, यहाँ पर हम स्टोक्स थ्योरम लगाते हैं। अगर तो अगर यहाँ पर थ्योरम लगाएं तो डेल क्रॉस ई, क्या ये हम लिख सकते हैं, स्टोक्स के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है वो क्या होता है, अगर सरफेस हमारा क्या है, क्लोज है, सरफेस मस्ट बी क्लोज, कहा था ना ये चार्ज का जो पूरा पाथ है वो पाथ हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होनी चाहिए, तभी हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, स्टोक्स लॉ लगा सकते हैं, अदरवाइज हम स्टोक्स लॉ नहीं लगाएंगे। तो डेल क्रॉस ई डॉट डी एस लिख दिया यहाँ पर, और वी ई एम एफ हमने कितना निकाला था, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। कुछ कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि एन ना हो, क्योंकि एन तो नंबर ऑफ कॉइल्स दिखा रहा है, अगर कोई नंबर ऑफ कॉइल 1 मान के चल रहा है तो हमारा यहाँ पर जरूरी नहीं है फॉर्मूले में कहीं कहीं पे क्या भी दे रखा हो, एन भी दे रखा हो, पर मैं स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला जो एन बराबर होता है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर लेके चल रहे हैं। अब हमने क्या कहा था कि अगर मेरा फील्ड टाइम वेरिंग है या फिर मेरा जो फील्ड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, हर जगह बराबर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की अगर लाइंस, तब फाई बराबर कितना होता है, बी डॉट डी एस, ऐसा लिख सकते हैं ना। किसके केस में, अगर मेरा फाई क्या है, अगर यहाँ पर जो फाई है फाई बराबर क्या है, बी डॉट डी एस, अगर फाई टाइम वेरिंग है न या हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, उसके केस में हम ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम फिर से एक लॉ लगाएं, यहाँ पर अभी हमने क्या लगा दिया, स्टोक्स थ्योरम तो लगा दी, स्टोक्स थ्योरम लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या भी कर सकते हैं, ये वाला फील्ड हमारा किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर एन बराबर क्या दे रखा हो, 1 दे रखा हो, एन बराबर अगर क्या दे दे, 1 दे दे, तो डी से डिफरेंशियल से ये वाला साइन हट जाएगा, ये तो यहाँ कितना आ जाएगा, एन बराबर कितना दे दिया, 1 दे दिया, डेल बी मैंने क्या करा, डी बी को अंदर ले गई, डी बी लिख लो, डेल बी लिख दो, कोई भी, इस साइन को बाहर लिया, डी एस ऐसे लिख लिया। सरफेस वाला भी हमारा वेक्टर होता है, लाइन वाला भी वेक्टर होता है, बस वॉल्यूम वाला वेक्टर नहीं होता। तो इनके ऊपर अगर वेक्टर लगाने भूल जाते हैं तो मर्जी है, लिख लो मत लिखो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि सरफेस वेक्टर और लाइन वेक्टर हमेशा हमारे क्या होते हैं, सरफेस और लाइन इंटीग्रल हमेशा हमारे वेक्टर होते हैं। तो ds और इंटीग्रेशन दोनों साइड को एक तरीके से क्या करने पर, कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर हमने क्या करी, कंपेयर करी, तो वहां से हमें क्या पता लग जाएगा, डेल क्रॉस ई भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू डेल बी अपॉन डेल टी। तो यहाँ भी देखो, जब हमारी कंजर्वेटिव की बात हुई थी टाइम इनवेरिंग में,
वहां डेल क्रॉस ई भी कितना आया था, 0 आया था, जिसकी वजह से हमने क्या कहा था, उसको कंजर्वेटिव कहा था। कंजर्वेटिव तभी तो कहा था कि या तो हमारा क्या आया था, डेल क्रॉस ई 0 आया था, या ई डॉट डीएल हमारा कितना आया था, 0 आया था। तो वहां भी हमारा डेल क्रॉस ई कितना होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि डेल क्रॉस ई हमारा क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, बल्कि इसकी वैल्यू आई माइनस डेल वी बाय डेल टी। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमारा क्या होता है, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां पर प्रोड्यूस हो जाती है। बी भी मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। सिर्फ जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो पोटेंशियल होता है वो मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन जो मेरा ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो मेरी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लग गया कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड B produces इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमने क्या कर दी, यहाँ वाले फॉर्मूले से यहाँ पर लिख के दिखा दी है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा, या तो फ्लक्स पे डिपेंड करेगा या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड पे पूरी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स पे हमारा प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ पे डिपेंड करता है। और जो इसकी डायरेक्शन है वो भी हमारी किस पे डिपेंड करेगी, इसी पे ही डिपेंड करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से करंट की डायरेक्शन निकालेंगे, और करंट की डायरेक्शन से हमें यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो चाहे ईएमएफ और उसकी दोनों की हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पता लगा, कंक्लूजन, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बी है उसकी वजह से ई प्रोड्यूस हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टाइम वेरिंग फील्ड में जो प्रोड्यूस हुआ है वो कभी भी क्या नहीं होता, कंजर्वेटिव नहीं होता, नॉन कंजर्वेटिव होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे 3 तरीके से फ्लक्स पे डिपेंड करता है। कैसे कैसे फ्लक्स पे वो हमारा डिपेंड कर रहा है, अगर हमारा स्टैटिक लूप है, मतलब कि हमारा लूप घूम नहीं रहा है, लूप हमारा क्या है, स्टेशनरी है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दें, वेरी कर दें। लूप को अगर मैं एक जगह रखूं, मैग्नेटिक फील्ड घुमा दूं, तो क्या कहेंगे, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विद स्टेशनरी लूप कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ। कि अगर मेरा लूप तो फिक्स है, लूप मैंने ऐसे रखा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग है, तब भी मेरा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस डिपेंड करता है फ्लक्स पे, और फ्लक्स में कितनी तरीके से यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। दूसरा चीज क्या है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रखूं और अपनी ये कॉइल जो है इसे घुमाती रहूं, ये कॉइल इसके अंदर क्या करती रहूं, घुमाती रहूं या मूव कराऊं एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, लेकिन मेरा लूप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंजिंग लूप है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, या लूप मेरा क्या हो रहा है, घूम रहा है, मूविंग लूप है। ठीक है, और बाकी जो पहला और दूसरा पड़ा दोनों को मिक्स कर दो, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग कर दो और लूप भी अपना क्या कर दो, मूविंग कर दो, तो भी मेरा क्या हो सकता है, फ्लक्स चेंज हो सकता है। मतलब वही एंगल वाली बात कही थी ना, मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रहा है और एंगल भी चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स हमारा यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, एक टाइप का फेराडेज लॉ से रिलेटेड ये जो किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है किस किस पे डिपेंड करता है, और इसकी हमने ये वाली यहाँ पर क्या पढ़ ली, एक इक्वेशन देख ली। अब ये वाला जो ईएमएफ आया, यहाँ पर मैंने क्या देखा कि मेरा यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड शांति से बैठा हुआ था, या मेरी कॉइल शांति से बैठी हुई थी, दोनों चीज यहाँ क्या नहीं कर रही थी, मूव नहीं कर रही, मतलब वेलोसिटी से आगे नहीं बढ़ रही, अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रही थी, घूम रही थी। या सेल्फ इंडक्शन की वजह से भी यहाँ हमने क्या कर लिया, ईएमएफ प्रोड्यूस कर दिया। तो हम ये वाले फॉर्मूले को क्या भी बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई वेलोसिटी की बात नहीं हुई, यहाँ हमने सिर्फ किसकी बात करी, ट्रांसफॉर्मर टाइप के ईएमएफ की बात करी, कि सिर्फ सेल्फ इंडक्शन की वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है।
लेकिन अब हमारा जो ईएमएफ है वो किसकी वजह से भी तो प्रोड्यूस हो सकता है, मोशन की वजह से भी तो हो सकता है, घूमने की वजह से। जैसे हमने कहा कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी मूविंग है और मेरा कंडक्टर भी मूविंग है, कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार चेंज हो रहा है और कंडक्टर भी यहाँ रखा है, यहाँ से यहाँ इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूविंग में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे हम मोशनल ईएमएफ कह देते हैं, अभी याद रखने के लिए मोशनल ईएमएफ। ये फॉर्मूला बहुत लोग मतलब 12th वाली फिजिक्स में काफी पढ़ा होगा, हो सकता है 10th में भी था। तो जो मोशनल ईएमएफ होता है, मोशनल वोल्टेज बोल दो, जो मोशनल वोल्टेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टाइम वेरिंग फील्ड पे तो डिपेंड करेगी बी पे तो डिपेंड करेगी, साथ ही साथ वो किस पे भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे भी वो हमारी डिपेंड करती है, वी पे भी डिपेंड करती है, किस पे भी डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है। तो वी मोशनल हम कितना कह देते हैं, BLV साइन थीटा, BLV साइन थीटा, कि किस स्पीड से हमारी जो मोटर है वो क्या कर रही है, घूम रही है, या कोई वायर किस स्पीड से घूम रहा है, कितने कितने एंगल पे घूम रहा है, ठीक है, और लेंथ ऑफ वायर कितनी है जो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो BLV साइन थीटा पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम मैक्सिमम की अगर बात करते हैं, साइन थीटा को क्या लेके चलते हैं, 90 डिग्री अगर लेके चलते हैं, तो उस कंडीशन में मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, V वेक्टर फील्ड है जो चेंज हो रहा है B वेक्टर फील्ड है जो चेंज हो रहा है, लेंथ मेरी कैसी है, अगर फिक्स है उस कंडीशन में भी, तो V क्रॉस B डॉट DL, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मर टाइप का भी बोल सकते हो या इंड्यूस ईएमएफ भी बोल सकते हो। ये मेरा कौन सा हो गया, मोशनल ईएमएफ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। जो लूप घूम रहा है उसकी वेलोसिटी v है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो लूप जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, b होती है। तो अगर इसे कोई प्रूफ भी करना चाहता है, यहाँ से अगर यहाँ पर कोई क्या भी करना चाहता है, प्रूफ भी करना चाहता है, वो भी यहाँ पर कर सकता है। कैसे, देखो अब करके दिखा देती हूँ, इतनी नीड नहीं आता वाता, मतलब ऐसा ऐसे नहीं दिखाएंगे, फिर भी मैं देखो दिखाती हूँ। हमने ऊपर क्या निकाला था कि जो V EMF है, यहीं से ही करके दिखा देती हूँ कि यहाँ से भी इसे कैसे लाया जा सकता है, कि जो V EMF है या जो V की वैल्यू होती है वो हमने कितनी अभी अभी ऊपर सुनी, E डॉट DL होती है V की वैल्यू। खाली हम वोल्टेज की वैल्यू कह रहे हैं कि जो E डॉट DL होती है, हमने देखा टाइम वेरिंग फील्ड में ये जीरो नहीं होती, बल्कि किसी चीज में अगर कहीं पे टाइम वेरिंग फील्ड है, वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वेलोसिटी बदल रही है, तब ये जो E डॉट DL है उस प्रोड्यूस होने वाली वोल्टेज की क्या होता है, बराबर होता है। तो मैंने E डॉट DL को किसके बराबर लिख दिया, V के बराबर यहाँ पर लिख दिया कि हमारा कितना V प्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि ऊपर लिखा था। तो EMF यहाँ लिख दो। अब जो E है, या तो E प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से, तो यहाँ इंडक्शन वाली चीज तो होगी ही, पर इंडक्शन की वजह से तो है ही, पर मेन किसकी वजह से होता है, वेलोसिटी, जो वो घूम रहा है या एक जगह से दूसरी जगह तक जहां वो जा रहा है उसकी वजह से ही तो ये प्रोड्यूस हो रहा है। E बराबर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यहाँ F बराबर हम क्या पढ़ते हैं, E डॉट Q यहाँ पे पढ़ते हैं तो E इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ कितना भी लिख सकती हूँ, फोर्स अपॉन Q, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो ना, फोर्स अपॉन Q, कि जो चार्ज है जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो मेन इंडक्शन फील्ड की वजह से उस पे क्या लग रहा है, फोर्स वर्क कर रहा है चार्ज पे, तो उसकी वजह से हमारा ये कितना होगा, जो हम पहले भी लिखते हैं Fm अपॉन Q के बराबर ये होगा। मोशन की बात चल रही है तो मैं यहाँ Fm लिख देती हूँ। Q मेरा स्टैटिक मतलब एक पॉइंट चार्ज होता है जिसकी क्या नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन F और DL मेरे क्या होते हैं, वेक्टर। DL को लगा के चलो लिखना है, ये नॉन होता है इसलिए DL हर जगह लगा के नहीं लिखा रहता, डिफरेंशियल लेंथ सबको पता ही रहती है, तो कहीं भी लिखा नहीं रहता है। फोर्स Fm अपॉन क्या हो गया, Q हो गया। अब F का जो फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला था, F का लास्ट लेक्चर में जाओ तो लास्ट लेक्चर में हमने F का क्या निकाला था, फॉर्मूला निकाला था, और फोर्स हमने सबकी वजह से निकाले थे, पॉइंट चार्ज की वजह से अलग फोर्स निकाला था, अगर किसी टाइम वेरिंग फील्ड में, मतलब सॉरी टाइम वेरिंग नहीं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ है, एक्सटर्नल दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब मैंने अपने चार्ज को रखा था और उसे किसी वेलोसिटी से मूव करा रही थी, अगर मूव नहीं करा रही थी तो कोई फोर्स डेवलप नहीं था, लेकिन अगर मूव करा रही थी तो फोर्स डेवलप था। तो यहाँ भी मेरा कंडक्टर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो एक फोर्स डेवलप हुआ था,
और उस फोर्स की जो वैल्यू आई थी, उस फोर्स की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, Q, जो कि वो चार्ज था जहां तक हम वैल्यू निकाल रहे थे, ब्रैकेट में B, V क्रॉस B लिख लो या V क्रॉस V, थोड़ा सा बस साइन का तो चेंज आता है, पर मैंने क्योंकि ऊपर भी V क्रॉस B से ही दिखाया है तो यहाँ भी मैं V क्रॉस B ही लगा दिया। Q से Q मेरा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये मेरा देखो वैल्यू इसकी यहाँ आ गई कि अगर मोशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ है घूमने की वजह से, तो हम मोशन वाला फॉर्मूला ही क्या कर सकते हैं, वहां लगा सकते हैं। ये पढ़ा था ना वहाँ Q इंटू V क्रॉस B, तो वही फॉर्मूला मैंने पीछे से उठाया और यहाँ पर लाके क्या कर दिया, डायरेक्टली पुट कर दिया। किसी को नहीं समझ में आया कि फॉर्मूला कहाँ से आया तो पीछे जाके देख लेना, पीछे जो एक लेक्चर लिया था वहीं पर हमने समझा था। स्टैटिक चार्ज अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में है, करंट एलिमेंट अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में है, स्टैटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड दोनों में है, तो हमने क्या करे थे, ऐसे कर करके 2-3 फॉर्मूले निकाले थे। Q प्लस B वाला एक निकला था ना, तो वहीं से ही हमने ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर रख दिया। तो मोशनल वाला ये आ गया। अगर मैं मोशन वाले की बात करूं तो मोशन वाला मेरा क्या आ गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आप सही से, तो ये फॉर्मूला भी हमको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। तो ये हमने किसका निकाल लिया, अगर मोशनल की बात करें तो मोशनल वाले में हमारा क्या हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ से भी हमें क्या पता लग रहा है कि ये भी हमारा क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। मोशनल ईएमएफ भी, जो मोशनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये भी हमारा क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। अगर स्टेशनरी लूप होगा तो ये 0 आएगा, स्टेशनरी लूप नहीं होगा तो इसकी वैल्यू हमारी क्या नहीं आएगी, 0 नहीं आती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो गया। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हमें यहाँ दिखता है तो, वरना नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करा के देखेंगे। चलो न्यूमेरिकल तो अभी कोई नोट नहीं कर रखा, तो न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे, देखते हैं, लास्ट कोई नोट करके लाते हैं और उसे अगले लेक्चर में कराएंगे। बस इतना यहाँ देख लेना कि एक ईएमएफ मेरा किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, एक ईएमएफ मेरा मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, और एक ईएमएफ मेरा स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या, जब मेरा लूप स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो d∅dt फॉर्मूला लगाया था, तो वहां से हमने क्या करा था, ये वाली चीज ऊपर जनरेट करी थी, ये वाली। और जब मैंने d∅dt लगाया था तो ये वाला जनरेट हुआ था ना, देखो d∅dt करके। तो ये तो था कि मेरा लूप स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फाई बदल रहा है। और दूसरी चीज हमने क्या करी, ये वाला किसका है, देखो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, यहाँ पर मेरा लूप घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्टेशनरी है। तो इस वाले में क्या है, मोशनल ईएमएफ, हेडिंग समझ लो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी, और लूप क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। लूप की मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लूप वेरिंग। लूप वेरिंग इन स्पेस मतलब लूप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों हमने करा दिया, मोशनल ईएमएफ भी निकाल दिया v की वैल्यू, और स्टैटिक या ट्रांसफॉर्मर एक्शन से भी निकाल दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अगर इसका कोई न्यूमेरिकल मिलता है, बहुत सिंपल होगा, अगर होगा भी तो ऐसे होगा, डेल क्रॉस ई पे या ई डॉट dl पे होगा, वो करेंगे। वरना नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट करंट, और मैक्सवेल की इक्वेशन किसमें, टाइम वेरिंग फील्ड में। अभी तक हमने जो मैक्सवेल की इक्वेशन देखी थी वो किसमें देखी थी, स्टेशनरी टाइम इनवेरिएंट में। अब जो हम मैक्सवेल की इक्वेशन देखेंगे वो किसमें देखेंगे, टाइम वेरिंग में। तो वो हम किसमें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर को हम इसी टॉपिक के साथ यहाँ पर खत्म करते हैं।
अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।